हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं दोस्तों। यानी प्रत्येक सेट में दोस्तों 100 क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है। ये आप लोग रिवीजन के तौर पर देखिएगा दोस्तों। रिवीजन के तौर पर ये वीडियो को देखिएगा। CDP पेपर 2 के लिए ये वीडियो है दोस्तों, और पेपर 1 के लिए भी करवाया जा रहा है। अब दोनों का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का थ्योरी एक है दोस्तों। थ्योरी पार्ट आवे तो पहले आप लोग थ्योरी को जरूर से जरूर देखिए। उसके बाद आप 50 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, जो जुलाई में एग्जाम है दोस्तों अपकमिंग। उसके लिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना रिस्क लेके कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग की भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोग इस चैनल को जितना से जितना उसके फैलाइए अपने दोस्तों के बीच। और दोस्तों जिन भाई बहनों को PDF चाहिए दोस्तों, वो अपना कमेंट बॉक्स में WhatsApp नंबर लिखिए, हम आपको PDF सेंड कर देंगे दोस्तों, फ्री में दोस्तों, कोई चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो सेट आने वाला सेट नंबर 3 है दोस्तों। 100 क्वेश्चन का सेट होगा। पेपर 2 के लिए ये है दोस्तों। CDP है दोस्तों, जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन PYQ है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स का। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 91 पार्ट 3 100 क्वेश्चन आंसर दोस्तों। दोस्तों बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में समान क्षमताओं का एक समूह होता है। नहीं, गलत है दोस्तों। एक निश्चित IQ बुद्धि उपलब्धि होती है जो जन्म के समय होती है। ये भी गलत है दोस्तों। हर एक बुद्धि में एक निश्चित बुद्धि नहीं है दोस्तों, किसी में अलग अलग में। देखिए तीसरा नंबर दिया हुआ है, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है दोस्तों। आपका ये 110% सही है दोस्तों। ये भी गलत है तीसरा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा और संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वो स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक हैं दोस्तों। कौन है? लेव वाइगोत्स्की दोस्तों। कौन है? लेव वाइगोत्स्की। देखिए बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा और संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वो स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय का समर्थक कौन करते हैं दोस्तों? आपके लेव वाइगोत्स्की दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। देखिए नंबरिंग दोस्तों आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में नंबरिंग नहीं किया गया दोस्तों। अब इसलिए आप लोग अगवकाई हो नहीं कि कितना नंबर का क्वेश्चन है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुपात अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है दोस्तों? जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना दोस्तों। जेंडर के बारे में बताना दोस्तों, उस पर चर्चा करना, तब जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता में कम करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रभावी होगा दोस्तों। देखिए जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था ये भी मिला के करना चाहिए। एक लड़का एक लड़की बैठाना चाहिए दोस्तों। जेंडर विशिष्ट भूमिका पर ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है। जेंडर खेल के समूह बनाना, ये भी गलत है दोस्तों। आपका 4 सही है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीखने और सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनने के लिए शिक्षिका को क्या करनी चाहिए दोस्तों? बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियाँ करनी चाहिए दोस्तों। आपका इनवर्स है दोस्तों। फिर देखिए सीखने और सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करानी चाहिए दोस्तों। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता, ये गलत है दोस्तों। देखते के साथ आप काटिए, निगेटिव वर्ड है। मूल्यांकन करना कभी नहीं है दोस्तों। एक सम्मान के लिए देखिए काटिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को दोस्तों मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जो होता है दोस्तों, आपका सेट नंबर 3 में दोस्तों आपका पढ़ाया गया है थ्योरी में दोस्तों। थ्योरी का जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसमें सेट नंबर 3 में आप लोग पार्ट 3 में दोस्तों जरूर देखिएगा। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को बताया गया, उसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। अधिकतर ऑप्शन आप उसको देखते छाप दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कथन ए, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए। क्या बोला फिर से देखिए, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। अब बच्चे, गलत है दोस्तों,
बच्चे रटकर तो कभी बोलवे नहीं करता दोस्तों, ये दोनों गलत है दोस्तों। बच्चे को करके सीखने पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, मतलब उसको अपने से करने पर, रट्टा कभी मारना नहीं दोस्तों, अनुभवों के द्वारा उसको सिखाना चाहिए दोस्तों। रट्टा तो कभी करवाना ही नहीं बच्चे में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक समावेशी शिक्षा ऐसे शिक्षक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाएं व अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाता है। ये बात सही है दोस्तों। समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों में सीमित नहीं है। दोनों सही है दोस्तों आपका, और दोनों से आगे का सही स्पष्टीकरण कर रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है दोस्तों। विकास सिर से पांव की ओर चलता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है दोस्तों? बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं, यही सही है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। दंड तो कभी देना नहीं दोस्तों, देखिए काटते जाए, नेगेटिव वर्ड है। एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स तो कभी याद मेमोराइज, देखिए दोस्तों ये सीधा काट दीजिए। एक कक्षा जिसमें छात्र चाहे कि जबकि उन्हें चुपचाप देखता है। एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं लेकिन शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है, ये भी चुपचाप देखना भी नहीं है दोस्तों। तीनों ऑप्शन गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी प्रथा शिक्षक में समावेशन को बढ़ावा देती है दोस्तों? तो विविधता का सम्मान दोस्तों। कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है दोस्तों? तो विविधता का सम्मान दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? अधिगम के संदर्भ में देखिए, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे इस गतिविधियों में भाग लेते हैं और उन्हें उनके संदर्भ से संबंधित होते हैं दोस्तों। तो आपका ये सही है दोस्तों। देखिए नहीं तो ये हो ही नहीं सकता दोस्तों, गलत है। जब छात्र अर्थहीन गतिविधियों में भाग लेते हैं तो वे ये भी अर्थहीन तो हो ही नहीं सकता। यदि यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, गलत है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार सही मिलाप युग्म है दोस्तों? देखिए जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण दोस्तों, आपका ये सही है दोस्तों। बाद में कि दोस्तों आपका ये सब गलत है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास क्या है? शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में चलती है, एकदम सही है दोस्तों। विकास जो है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में चलता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के एक मुख्य आलोचक है कि उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष गौण है दोस्तों, एकदम कंफर्म सही है दोस्तों। आप थोड़ी पढ़िएगा सब समझ में आएगा दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष को गौण रखा, मतलब नारी को उतना वैल्यू नहीं दिया दोस्तों। वो पुरुष न्यायिक प्राविकता को ज़्यादा मान्य दिया दोस्तों, पुरुष लोगों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए दोस्तों? प्रतिभाशाली बच्चों में अध्यापक केंद्रित और पाठ्यक्रम को लागू करने से बचना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए दोस्तों? तो विद्यालयों में खुद को दूसरे से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें दोस्तों। क्या बोला गया फिर देखिए, विद्यालय में निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? विद्यार्थी विद्यालय में खुद को दूसरे से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें दोस्तों, इसकी चुनौती दी जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में शिक्षाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए दोस्तों? प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए दोस्तों? सीखने के अवरोधक नहीं दोस्तों, रोधक के रूप में देखना चाहिए, गलत है आपका। फिर विविधता में नजरअंदाज, ये भी गलत है। विविधता को कम करके, ये भी गलत है। मानकीकृत कभी करना ही नहीं चाहिए दोस्तों। एक गुण के रूप में देखना और चाहिए, उसे बहुरूपता को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। आपका 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौलिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होता है। यह किसके लक्षण हो सकते हैं दोस्तों? तो स्वलीनता के हो सकते हैं, ऑटिज्म का दोस्तों। किसके लक्षण हो सकते हैं? ऑटिज्म का दोस्तों। निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार
उपयुक्त समायोजन है दोस्तों। तो कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना दोस्तों, ये नहीं होगा दोस्तों, ये आपका गलत है। विभिन्न प्रकार की दृश्य प्रस्तुतिकरण, ये भी गलत है, सॉरी दोस्तों गलत नहीं है, यहाँ सजाने के लिए दिया गया दोस्तों, ये ध्यान नहीं दिया हम। देखिए कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना दोस्तों आपका सही है दोस्तों। आप विभिन्न प्रकार की दृष्टि प्रस्तुति, दृष्टि जब यहाँ पूछा दृष्टि बाधित है तो दृष्टि वस्तु को हम कैसे दिखा सकते हैं प्रस्तुतिकरण में, ये गलत है दोस्तों। फिर देखिए बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देने से संकलन, ये भी चित्रण ये दिखिए नहीं सकता दोस्तों। कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना दोस्तों, अभिलिखित 1 और 4 आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक की एक पहचान विशेषता है, रचनात्मक की एक पहचान विशेषता है दोस्तों, आप सारी सोच कई अलग अलग विचारों और उत्तरों को प्रसारित करने की क्षमता है दोस्तों। आपका रचनात्मक की पहचान विशेषता क्या है दोस्तों, आप सारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रसारित करने की क्षमता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मक और रचनात्मक का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए दोस्तों, विद्यार्थियों के आपस में तुलना कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये आपका निगेटिव है, निगेटिव पूछ भी रहा है, निगेटिव का निगेटिव हो जाए, और जितना दिया गया सब पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ देखें, सीखना क्या है दोस्तों, सीखना एक सक्रिय मतलब दोस्तों सामाजिक व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित, सीखना क्या होता है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है दोस्तों। आपका दूसरा सही है आंसर दोस्तों आपका, ये गलत है। सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी गलत है। केवल जानकारी, केवल तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों। सीखना है क्या, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे वह बेहतर प्रदर्शन करेंगे दोस्तों। तो अपनी जन्मजात योग्यता को बिल्कुल मतलब ये देखिए निगेटिव नहीं हो सकता दोस्तों, मेहनत से खुद को सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है दोस्तों। सही है दोस्तों। बोला गया है निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख हो वह बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लिया जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति महसूस कराना चाहिए दोस्तों, जिससे बच्चे को पढ़ने में मजा आए दोस्तों। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी दोस्तों, क्या बोला गया, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी दोस्तों, ज्ञान को विद्यार्थियों को निजी जीवन से जोड़ना दोस्तों। सही बात है दोस्तों, उन्हीं के आसपास इर्द गिर्द के चीज़ बताइए और पढ़ाइए दोस्तों जो उनको अपने जीवन में देखने को मिले दोस्तों, जिससे वे निजी जीवन से जोड़ के पढ़े, वही बोलने का अर्थ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है दोस्तों, अधिक संज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमता दोस्तों, फिर अधिक संज्ञानात्मक कौशल, फिर आपका विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान दोस्तों। इसमें चारों होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्यार्थियों में संप्रत्यय की वैकल्पिक रचना है दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। विद्यार्थियों में संप्रत्ययों वैकल्पिक रचना क्या होती है, विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों, बच्चे प्रयोग व अनुसरण द्वारा सीखते हैं, सुनकर व बोलकर सीखते हैं, चर्चा व मनन करके सीखते हैं, चीज़ें बनाकर व करके सीखते हैं दोस्तों। मतलब सभी है दोस्तों, चीज़ें बनाकर सीखते हैं, चर्चा व मनन करके सीखते हैं, सुनकर बोलकर सीखते हैं, प्रयोग व अनुसरण विधि सीखते हैं। आपका सभी सही है दोस्तों। एक माध्यमिक कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो मध्यम चुनौतियों प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। मतलब मॉडलिटी चेलिंग होगा दोस्तों। मतलब क्या बोला, एक माध्यमिक कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो माध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे दय से जोड़ा जाना चाहिए दोस्तों, आनंद और संतुष्टि से दोस्तों। मतलब अधिगम सीखने को अर्थपूर्ण मतलब सीखने को दोस्तों आसान बनाने के लिए आनंद और संतुष्टि से जोड़ना चाहिए दोस्तों, जिससे बच्चे को मजा आवे दोस्तों। एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सही है दोस्तों।
बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। सही है, दोनों सही है दोस्तों। अब व्याख्या भी सही है आपका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति देखिए, अधिगम व सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है दोस्तों? तो सांस्कृतिक संदर्भ पर बल देता है। किस पे दोस्तों? सांस्कृतिक संदर्भ में दोस्तों। चलिए, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवार के बच्चे बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होते हैं। सही बात है दोस्तों। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चे द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है दोस्तों। दोनों सही है दोस्तों। आपका व्याख्या भी सही है, दोनों सही है। और ए आर सही व्याख्या एक कर रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में किस शैक्षणिक सिद्धांतों की वकालत नहीं की जाएगी दोस्तों? देखिए, तो इनाम और दंड का वकालत नहीं किया जा सकता दोस्तों ले वाइगोत्स्की के द्वारा। आपका ए सही है दोस्तों। चलिए, शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश किया जाता है। गलत है दोस्तों, चुनिंदा रूप से नहीं होता है। छात्रों स्कूल में मांग को अनुसार समायोजन, ये भी गलत है दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक स्कूल में बैठते हैं दोस्तों, ये आपका राइट नहीं 110% सही है दोस्तों। समावेशन शिक्षा का मतलब यही हुआ दोस्तों। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? अधिगम के संदर्भ में आपका छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब सांस्कृतिक और औपचारिक। गलत है दोस्तों। सांस्कृतिक सार्थक गतिविधियों में भाग लेने और छात्र सबसे अधिक सीखते हैं दोस्तों, मतलब क्या बोला गया? अधिगम संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं दोस्तों। आपका दूसरा सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है दोस्तों? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखता है। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखता है और बोलने से पहले बड़बड़ाना दोस्तों। ये है दोस्तों विकास का क्रमबद्ध सिद्धांत। क्या होगा? विकास का क्रमबद्ध होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है दोस्तों? तो बुद्धि के प्रकार, स्थानिक, अंत स्थिति, अनुपालन संभावना और वस्तुकार दोस्तों। आपका दूसरा सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है दोस्तों? तो दूसरी और तीसरी भाषा में संबंधित कर्मों की बाध्यता दोस्तों। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कर्मों की व्याख्या दोस्तों, बाध्यता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को उनसे क्या करना चाहिए दोस्तों? तो विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया में एक भाग के रूप में देखें दोस्तों। विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया में एक भाग के रूप में देखें दोस्तों। आपका यही सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है? विकासात्मक परिवर्तन दोस्तों एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। क्या होता है? एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है दोस्तों आपका विकासात्मक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 41 देखिए। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से सोसाइटा स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों को परिभाषित करते हैं और कुछ अपने परिभाषित करते हुए अपने खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं दोस्तों? तो ये किशोरावस्था है दोस्तों, जिसे हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एडोलेसेंस दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये 11 से प्लस एज में दोस्तों, 11 से 18 की एज में आपका विकसित होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास के सीमा क्षेत्र को देखा जाए। सही बात है दोस्तों। बच्चों में बुद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, ये भी सही है दोस्तों। ARR दोनों से आर सही व्याख्या कर रहा है एक ही दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? विकास एक कर्मानुसार होने वाली प्रक्रिया, ये बात सही है दोस्तों। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। विकास की दिशा होती है, निगेटिव है दोस्तों, इसलिए निगेटिव आंसर यही है दोस्तों। हाँ, कुछ हद तक विकास भविष्यवाणी की जा सकती है, बात सही है। विकास अनुवांशिक और पर्यावरण कारकों परस्परी अंतःक्रिया का परिणाम, ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता और सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं दोस्तों? तो पूर्व मूर्त संक्रियात्मक दोस्तों। फिर से देखिए, जिन पियाजे के अनुसार किस चरण के बच्चे
केंद्रीयता की सीमाओं से उभर कर तार्किक चिंतन कर पाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा मूर्त संक्रियावस्था। तो इनका ये 7 से 11 वर्ष होता है दोस्तों। पूर्व संक्रियाता दोस्तों 2 से 6 वर्ष उम्र तक दोस्तों, और संवेदी चालक आपका 0 से 2 वर्ष, अमूर्त दोस्तों प्लस 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं और व्यक्तिगत तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते दोस्तों। ये सही है दोस्तों, लेकिन आर भी सही है दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते, दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है दोस्तों? व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना दोस्तों। कोहलबर्ग के सिद्धांत क्या यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें 2 भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक झाड़ी समझ कर पहुँचते हैं। साझी समझ सॉरी दोस्तों, फिर से देखिए, शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुँचते हैं, क्या कहलाती है दोस्तों? ये अंतःविषयता कहलाता है। क्या करता है? अंतःविषयता दोस्तों। इसे कहते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी दोस्तों। क्या कहते हैं? इंटर सब्जेक्टिविटी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे 48। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा क्या होता है दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। बच्चे संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 49 देखिए, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीके को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों को अनुकूल अपनाता है दोस्तों? तो व्यवहारवादी दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं? बिहेवियर एस्थेटिक्स कहते हैं दोस्तों, यानी व्यवहारवादी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है दोस्तों। बात सही है दोस्तों, ये सही स्टेटमेंट है। हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों और व्यक्तित्वों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है दोस्तों। दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या एक ही करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है, तथा शिक्षकों को इसे डैश चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए? निजी वाक चाहिए दोस्तों, और बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुलाबी रंग को लड़कियों और नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना डैश का उदाहरण दोस्तों। क्या? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण दोस्तों। क्या? जेंडर स्टेरियोटाइप का उदाहरण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिससे वह अपनी मान्यता के सभी बच्चों में सीखने की क्षमता और दशा पाए दोस्तों। शिक्षक को बच्चों के क्षमताओं के बारे में मान्यता व बच्चों से उनकी अपेक्षा सीखने में बेहद प्रभावी होगा दोस्तों। यानी ए और आर दोनों सही है दोस्तों, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सतत और समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है दोस्तों? विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चे का समय समय पर मूल्यांकन करना दोस्तों। सतत समग्र मूल्यांकन का अर्थ यही हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, जिसे हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए विभिन्न तरीके हो सकते हैं। सही बात है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है दोस्तों? तो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपलब्धि दोस्तों। सही बात है। और फिर आपका गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान दोस्तों। ये आप दोनों का गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? लचीला पाठ्यक्रम। सही बात है दोस्तों। गम इमारतें दोस्तों, दोनों बात सही है दोस्तों। योग्यता के आधार विद्यार्थी का प्रतिनिधित्व गलत है दोस्तों। प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी गलत है दोस्तों। यानी एक आपका सही है, 1 और 2 आपका सही ऑप्शन है दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों को चिंतन को सुसाइड नहीं करता दोस्तों? तो समझ के बजाय रटने की ओर लक्षित करना, ये निगेटिव वर्ड है दोस्तों। समझने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है दोस्तों, रटने पर नहीं दिया जाता, ये आपका निगेटिव वर्ड है। निगेटिव पूछ भी रहा है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन 2 होगा दोस्तों। बाद के साथ पॉजिटिव थिंकिंग है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास में मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। सही बात है दोस्तों, ये सही बोल रहा है। अनुवांशिकता पर्यावरण कारकों का अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। दोनों सही है दोस्तों, ये यार दोनों सही। आर सही व्याख्या करता है एक ही दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा दोस्तों? बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। कौन दिया? हार्वर्ड गार्डनर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के बढ़ावा और सुशायद हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न से युक्तियों में से किस समूह को प्रतिपादित किया गया दोस्तों? तो साथियों, विद्यालय जाने वाले बालकों को हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, फिर सही बात है दोस्तों। सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत, गलत है दोस्तों। मानकीकृत आपका कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों, मानकीकृत पाठ्यक्रम कभी हो नहीं सकता दोस्तों, ये नेगेटिव वर्ड है। ये दूसरा देखते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है दोस्तों, आप लोग देखिए। पुस्तकें और अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ प्रयोग करना, ये सही है दोस्तों। फिर सूचना हेतु समुचित समन्वित अनुकल्पी पद्धति का उपयोग, चौथा भी सही है दोस्तों। इसलिए आपका 1, 3 और 4 आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थी के बीच डैश उत्पन्न करता है दोस्तों, जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए, ऐसी बनानी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों की तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। सही है दोस्तों। यह आपका दोनों गलत है दोस्तों। कभी एक दूसरे के तुलना नहीं किया जा सकता दोस्तों, तुलना ही बड़ एक निगेटिव है दोस्तों। विकास का स्वरूप अनुक्रम और विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान, तो समान कभी नहीं होता है दोस्तों, सबका अलग अलग होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार को अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है दोस्तों? तो बुद्धि के प्रकार भाषिक, अंतः स्थिति अनुपालन संभावना, लेखापाल दोस्तों, ये सही आपका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न से किस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया दोस्तों? दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट शिक्षा का अनिवार्यता, गलत है दोस्तों। दिव्यांगता के लिए आधार पर अधिकारों को उपागम में भेदभाव, गलत है दोस्तों। वो अनिवार्यता, इसलिए ये गलत हुई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दिव्यांगजनों को शिक्षा के अधिकार में बेदखली, ये भी गलत है। जीवन में के से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव दोस्तों, ये बात आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियाँ का उपयोग कब और कहाँ क्यों करना है, इसके बारे में 100 नियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए दोस्तों। एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है। सही विकल्प का चुने दोस्तों, दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी आपका सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा के समय में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो विद्यालय पाठचर्या तथा अन्य गतिविधियों, लड़कियों व अन्य वंचित समूहों बच्चों की सहभागिता प्रतिबंधित करता है, आपका ये गलत है दोस्तों। समावेशन अन्य शिक्षा बाधा कभी रुकावट नहीं, गलत है दोस्तों। समावेशी के दौरान सभी बच्चे को उनकी पृष्ठभूमि और क्षमताओं की भिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है दोस्तों, आपका सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों को सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है दोस्तों? उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके उनका आत्मविश्वास बढ़ा के दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा और कक्षी प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है दोस्तों? तो हो जाएगा प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना। फिर दोस्तों ब्लैक बोर्ड के कार्यों और मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट, आपका ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा। परिशिष्ट करना ये भी होगा। फिर देखिए बहुत सी दृश्य प्रस्तुतिकरण, ये गलत है दोस्तों। काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देता हूँ दोस्तों, ये भी सही है। क्यों ब्लैक बोर्ड के कार्य और मौखिक व्याख्यान क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि ये दृष्टि बाधित है दोस्तों, दृष्टि से उसको कम दिख रहा है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 2 हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस शिक्षक बच्चे को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं दोस्तों? उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना दोस्तों। रच कर कभी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा छात्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक है दोस्तों? तो देखिए, मानकीकृत आपका नेगेटिव है दोस्तों, यही बाधक है। बाद बाकी तीनों ऑप्शन आपका पॉजिटिव है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? प्रभावशाली शिक्षण कब होता है दोस्तों? जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकारा और संबोधित किया जाता है दोस्तों। तो जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकारा और संबोधित किया जाता है तो प्रभावशाली शिक्षण होता है दोस्तों। चलिए, जब शिक्षक के WL नीति, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा और अपनाते हैं, तब वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों? अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। किसका दोस्तों? अधिसंज्ञान। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम क्या होता है? तो सक्रिय और सामाजिक होता है। इसमें क्या होता है? सक्रिय और सामाजिक। ऑप्शन नंबर आपका 3 है सही दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है दोस्तों? तो व्याख्यान आपका शिक्षक केंद्रित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है दोस्तों? समस्या का प्रतिनिधित्व करने के तरीके को पर अटक जाना दोस्तों समस्या समाधान का बाधा उत्पन्न करना हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? अधिसंज्ञान कहलाता है। मेटाकोग्निशन कहलाता है दोस्तों। स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाता है? अधिसंज्ञान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छात्रों को अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरणों को पेश करने के लिए कहना चाहिए दोस्तों। तब शिक्षक सोच और वैचारिक परिवर्तन में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त होंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का डर और अध्यक्षता का दृष्टिकोण होना चाहिए दोस्तों। कम और वृद्धिशील होना चाहिए, मतलब विफलता का कम डर और वृद्धिशील दृष्टिकोण होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन आपका ए सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्यौहार और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों? सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देगी, सही बात है दोस्तों। विविधता का सम्मान होना चाहिए और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। आपका 3 सही दोस्तों, 1 2 3 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए दोस्तों। एक शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए? समानुभूति होना चाहिए दोस्तों, देखभाल होना चाहिए और आपका प्रामाणिकता होना चाहिए दोस्तों। आपका 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है दोस्तों, सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और सहायता की भावना को बढ़ावा देता है दोस्तों। आपका 3rd सही है दोस्तों। निम्नलिखित कौन संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? आशा दोस्तों। आशा जो है संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? तो वातावरण एवं अनुभव का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्चिम परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है दोस्तों? ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? तो एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक बच्चे को समांतर शिक्षा दोस्तों, सही बात है दोस्तों। दूसरा विषय दोस्तों, एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक बच्चों को सम्यक शिक्षा, दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मुहैया करवाए जाए दोस्तों? तो स्वतंत्र सोच द्वारा संपत्ति की खोज करके दोस्तों, क्या होगा? स्वतंत्र सोच द्वारा संपत्ति की खोज करके दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों और बचपन के बारे में समन्यायीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुलता विविधता है दोस्तों। बचपन का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, दोनों सही है दोस्तों और व्याख्या भी सही दोनों का है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। यह किसका उदाहरण दोस्तों? सामाजिक संरचनावाद का उदाहरण। किसका? सामाजिक संरचनावाद का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपनी पीढ़ी से पहली बार
अपने पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए दोस्तों? उसे इसकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा और संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए दोस्तों। आपका यही सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहना देखिए, दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समकक्ष को बढ़ावा देगा। सही बात है दोस्तों। अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपना संज्ञान करते हैं। दोनों सही है दोस्तों, यार दोनों सही है। आर एक सही व्याख्या कर रहा है ये दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है दोस्तों? परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संसाधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। आपका 1 नंबर सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की गति कैसी होती है? बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है दोस्तों। आपका 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक व नाटककार किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है दोस्तों? किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि दोस्तों। चलिए किस उम्र में बच्चे के क्रियाकलाप प्रमुखता बड़ी मांसपेशियों और स्थूल गति के प्रयोग कर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य से दोस्तों? तो माध्यमिक शैशवावस्था में दोस्तों। किसमें होता है? शैशवावस्था में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें युवा पूरी रोजमर्रा अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रिया को सीखती है, यह क्या कहलाती है दोस्तों? समाजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समाजीकरण दोस्तों, सोशलाइजेशन जिसे बोलते हैं। चलिए जिन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है दोस्तों? तो ये संवेदी चालक अवस्था। क्या? संवेदी चालक अवस्था दोस्तों। जिन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है दोस्तों? जीववाद प्रदर्शित करता है। क्या करता है? जीववाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है दोस्तों? यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों और आंख बंद करके पालन करने के लिए बजाय उनमें परीक्षण करना चाहिए दोस्तों। आपका 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चों को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थक देता है तब वह किस संरचना का प्रयोग करता है दोस्तों? पार्क, मतलब स्कैफ फोल्डिंग दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आपका 100 क्वेश्चन पूरा कर दिया गया। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, नहीं लगे तो मत कीजिए दोस्तों।